K2 1 अपान बी माइनस 1 अपान सी प्लस 1 अपान सी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इज ज़ीरो। ये है। आप जब एनसीईआरटी के पन्ने पलटोगे तो कोई एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में इस तरह का एक सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे K1 K2 आ ही जाएगा। तो हम लोग दो सवाल समझ लिया। एक क्या है कि एक ही डाइलेक्ट्रिक इन्फिनिटी तक है और दूसरे में क्या है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डाइलेक्ट्रिक लगे हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? मेरी बात आपको समझ आ रही है? ऐसा सवाल देगा तो लगा पाएंगे? लिखो फिर एक सवाल। एक क्वेश्चन लगाने के लिए देखो, सुनो बच्चों लोग, सुनो इधर। ये रेडियस है 1 मीटर, ये रेडियस है 2 मीटर बस। और यहाँ पे K का मान हमने लिखा है 4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 4 है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। आपसे पूछा है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C का मान, ये पेपर में आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है इसी साल, क्योंकि ये सब सवाल जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं और वो आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आ रहा है। कुछ सवाल नहीं आए हैं, जैसे पूछे तो आपको आता रहे। C का मान, हाँ बोलो बोलो बोलो, आ जाए जल्दी से बोल दो। ओके, बच्चों टाइम आगे बढ़ाऊं? ठीक है। देखिए 6 पाई एप्सिलॉन नॉट और मैं भी आगे हमारा सवाल लगने जा रहा है। अब आप देखिए, अभी जो आपने ऊपर लिखा है, इसके ऊपर जो सवाल लिखा था वो फार्मूला जैसा लग रहा है, पर वो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे एग्ज़ाम में। आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो तरीका ऐसे ही शुरू करने का है। सबसे पहले डेल्टा V लिखना। हाँ देखता हूँ, मिलाता हूँ। बच्चों देखो, जब अभी देखो, अभी आप तो क्लास में हैं, आप ऊपर वाले में रख लोगे तो आंसर आएगा, पर तरीका जो सही है वो ये है कि पहले डेल्टा V लिखो। और डेल्टा V के लिए आप लिखोगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आराम से लिखो ऐसे। 1 अपान K माने 1 अपान 4 और 1 अपान 1 माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 अपान 1। आगे एयर है ना, तो एयर है तो 1 अपान 1 ही तो हुआ। तो 1 अपान 1 और कहाँ से एयर है? 1 अपान 2 से 1 अपान इन्फिनिटी तक। एक कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग में सही कॉन्सेप्ट होने पे हमें कंफर्ट लगता है, कोई प्रेशर नहीं लगता है कि सब हो ही जाएगा। आगे बच्चों, अब Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन में Q तो दिया नहीं है, जाने दो, नहीं दिया है। इसको ज़रा लगाओ, 1 अपान 8 और ये 1 अपान 2 और थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन और यह आ जाएगा 5/8। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही क्वेश्चन में पूछ लेता, ज़्यादा तो चांस यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ ले कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज देकर पूछ ले तो आप यहाँ रख लोगे, आ ही जाएगा। पर जो मैं पूछा है अब उसकी बात करो। हेंस बच्चों अब बताना है C बराबर क्या लिखोगे? Q अपान डेल्टा V ना। अब क्या लिखा जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8/5, यही आया था। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ 1/9 नैनो फैरड, 8/5 नैनो फैरड। 4 पाई एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ? 1 अपान 9 नैनो फैरड। पेपर में जब एप्सिलॉन होगा तभी तो आंसर भरोगे, और एप्सिलॉन नहीं होगा तो जल्दी से ऐसे लिखोगे
इसका मतलब समझ गए क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? 1/9 और नैनो फैराड। अब इसको कंप्लीट करो तो 8/45 नैनो फैराड। ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोला भर देना, यही रहेगा। ठीक है, चलो ये सवाल ऐसे लगेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को? बच्चों फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक यहाँ पे एक हम ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, जैसे देखो ये कोई कैपेसिटर है और इसको हमने चार्ज दे दिया। बच्चों मैं ऐसे ही कुछ इधर उधर की बात कर रहा हूँ, आपको कोई सवाल लगवाना चाह रहा हूँ उसके लिए। और इसके चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक के है और हम लोगों को C का मान निकालना है। तो C बराबर फार्मूला अगर लिखोगे तो क्या होगा? Q/V होगा। अब Q का मतलब हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, इसका रेडियस R ले लो। और V बराबर होगा सिग्मा R अपान एप्सिलॉन नॉट और K भी लगेगा। ये फार्मूला V बराबर सिग्मा R अपान एप्सिलॉन नॉट आज दूसरी बार पूछने जा रहा हूँ। एक बार बताया, एक बार पूछा, एक बार फिर पूछ रहा हूँ। एक बार कहाँ पूछा था? जब आपको पढ़ा रहा था चार्ज्ड बबल, तो बोला था कि V का मान बताओ, तो कॉपी में देख के बताओ। आप लोग कॉपी पलट रहे थे, बड़ी देर बाद देख के बताए थे कि हाँ चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम। उसी जगह V बराबर सिग्मा R अपान एप्सिलॉन नॉट आया। अब यहाँ पे वही फिर मैंने लगाया, अगर बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो सिग्मा R अपान एप्सिलॉन होगा कि K एप्सिलॉन होगा। सिग्मा और सिग्मा कैंसिल कर दो, चार्ज पे वैसे डिपेंड नहीं करता। तो K A एप्सिलॉन अपान R, ये हो गया C का मान। K इंटू A अपान R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे मैंने लिख दिया। किताब में लिखा फार्मूला, ऐसे मैं भी लिख दिया। अब ऐसा लिखने का पर्पस क्या है? अब उसको मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये बच्चों एक कॉन्सेप्ट सेट किया जा रहा है ना, ऐसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर कुछ टारगेट है, उसको पाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आपका ये लाइन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मान लो पेपर में आ जाए तो हम यही लिख देंगे। अब देखो बात ये है, ये बात है कि ये कैपेसिटर है और इसमें इसको मैंने चारों तरफ इन्फिनिटी तक डाइलेक्ट्रिक है। अब इसमें ऐसे बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये इन्फिनिटी तक है। इसका रेडियस है स्मॉल ए, इसका रेडियस है स्मॉल ए। बच्चों इसको मैंने पार्टीशन कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि चारों तरफ एक ही डाइलेक्ट्रिक हो सकता है कि अलग अलग डिब्बे में अलग अलग चीज़ रखा हो। अब आपको C का मान तो निकालना ही पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हुआ। आप बताइए C मीडियम बराबर क्या होता है? मीडियम में कैपेसिटी निकालनी है तो एयर की कैपेसिटी इंटू K,
यही पढ़ा ना, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ भी देखते हैं कि सही बात क्या है, असली बात। इधर देखो, अब आपसे पूछा है इसमें कैपेसिटेंस बच्चों निकालना है, मैं उस कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहा हूँ। देखो उसमें क्या लिखा है ऊपर, के ए अपसाइलन। क्या लिखा है, के ए अपसाइलन। इसमें ये वाला K1 है तो यहाँ का एरिया A1 है, इधर वाला K2 है तो यहाँ का एरिया A2 है, और ये K3 है तो इतना एरिया A3 है। मतलब कितने एरिया में K1 है। तो बच्चों ये पूरा एरिया, अगर इसका स्फेयर का पूरा एरिया 4πr² है तो बताइए A1 कितना है। पूरा एरिया है उसका 1/4 है, 1/4, और K2 में A2 1/4, और K3 में A3 1/2। यही बात हुआ। अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो टोटल एरिया है उसका जो रेशियो है A1 A2 A3, कौन सा रेशियो है, 1:1:2। क्या रेशियो है, 1:1:2। हम एक बार वैल्यू लिखेंगे, बच्चों बताना K1 के साथ एरिया क्या लिखा जाएगा, 4πa² का बाई 4, तो πa², बताना है एक बार, बताओ आप। और K2 के साथ एरिया, शाबाश बच्चों। K3 के साथ 2πa² अपान r की जगह a इंटू अपसाइलन नॉट। बस अभी थोड़ा देखते रहें आप, हड़बड़ाए ना, भी देखते रहें बस। यहाँ पे πa² तो ले लो चुपचाप कॉमन, 1 प्लस नहीं K1 प्लस K2 प्लस 2K3 अपान a इंटू अपसाइलन नॉट। बच्चों एक ए से काट दो तो आ जाएगा पाई अपसाइलन नॉट a आएगा। अच्छा, K1 प्लस K2 प्लस 2K3, ऐसा सही है। अगर इंटू 4 कर दूं और डिवाइडेड बाई 4 कर दूं तो कोई कष्ट तो नहीं है, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर ही दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों C बराबर क्या हुआ, 4 पाई नॉट a, यहाँ पे क्या हुआ 1 इंटू K1 प्लस 1 इंटू K2 प्लस 2 इंटू K3 अपान 1 प्लस 1 प्लस 2। नहीं समझ आ रहा, 4 को 1 प्लस 1 प्लस 2 कर दिया। अब बताना यहाँ पे जो C निकला मीडियम बराबर 4 पाई नॉट क्या है, C इन एयर, और ये K1 K2 में जो लिखा है वो है क्या, अर्थमेटिक मीन। क्या है, अर्थमेटिक मीन। जब छोटे क्लास में पढ़ रहे थे तो अर्थमेटिक मीन ऐसे ही समझाया गया था, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अपान n1 प्लस n2 प्लस n3। बड़े होते गए, चौपट होते गए, छोड़ दिए। अब वही फिर लिखो। अब यहाँ पे ये कौन सा मीन है, अर्थमेटिक मीन। थर्मोडायनामिक्स में भी आया था, गैस की स्पीड याद आया, मॉलिक्यूल n1 v1 करके बता रहा था। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हुआ अर्थमेटिक मीन ऑफ K। तो बताओ C मीडियम बराबर क्या होता है, K इंटू सी एयर या अर्थमेटिक मीन ऑफ K इंटू सी एयर। असली बात जान गए, अभी तक नकली बात जान रहे थे। K इंटू नहीं होता, अर्थमेटिक मीन ऑफ K इंटू होता है। तो K इंटू होता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ K, अर्थमेटिक मीन। एक ही K है तो चलो K इंटू कर दिया, लेकिन एक से ज़्यादा है तो क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन लेना है। बच्चों ये रिजल्ट है, आपको वो सब कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये पता होना है, ये वाली बात कि K का अर्थमेटिक मीन लेना है। एक सवाल लगाएं आप तुरंत इसका यूज़ करने के लिए, अर्थमेटिक मीन कैसे यूज़ करेंगे उसको देखेंगे। ये भी एक सवाल ही है, सवाल का देखो आंसर आया ना, क्या लिखा है, C एयर इंटू K1 प्लस K2 प्लस 2K3/4।
K1 K2 K3 रहेगा तो रख लोगे, आ जाएगा। और एक क्वेश्चन करके देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये पूछा जाएगा ना तो बहुत सारे लोग नहीं, बहुत से टीचर चौपट हो जाएंगे, ये जान लो, उनको भी नहीं पता होगा। ये मत समझो कि जो लोग आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जगह जगह वो बड़े विद्वान हैं। विद्वान होते तो कहीं जॉब करते रहते हैं। वो कम पढ़े लिखे थे तभी छट गए थे, और जीवन यापन करने के लिए रट रट के पढ़ा रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, एक सवाल नोट करो। देखो यहाँ पे एक सवाल जो दिया जा रहा है बच्चों लोग, उसे ला, ये पेपर में है आपके, कोई सॉल्व क्वेश्चन दिया है किताब में, वही लिख रहा हूँ। आज आप ही लोग का है ना दूसरी क्लास में। उधर बाहर कुछ बोल रहा है मेरे क्लास है, वो सोया होगा, सुबह नहीं आ पाया होगा, वही खड़ा होकर इंतजार कर रहा होगा। क्लास छूटे तो चलें घूमें। अब देखो यहाँ पे K1 बराबर 10 है यहाँ पे, और इसके ऊपर इन्फिनिटी तक K2 बराबर 8 है, और इसका रेडियस 1 मीटर है। सवाल में पूछा है कैपेसिटी बताओ, C का मान। अब देखो नीट में ये सवाल सब आते हैं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। जब ये सब सवाल आता है ना तो फिर मज़ा आता है, बच्चे जो पढ़े रहते हैं खुश हो जाते हैं, वो जानते रहते हैं कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। अब आपको C का मान लिखना है। K1 K2 दिया तो है ना, K1 K2 सब दिया तो है। हाँ 1 नैनो फैरड, हाँ सही है, शाबाश शाबाश, 1 नैनो फैरड एकदम सही है। अब देखो मैं लिखूंगा, अब एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ, अब आपके जैसे मैं भी लगाऊंगा। तो बच्चों अब इधर देखो, पेन ना चलाओ, इधर सुनो। C बराबर क्या लिखा, पहले क्या लिखोगे, K लिखोगे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ K? अर्थमेटिक मीन ऑफ K। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, K1 प्लस K2 बाई 2, क्योंकि आधा आधा है, 1 K1 1 K2 बाई 2, और इंटू C एयर। अब लिखेंगे K1 प्लस K2, K1 माने 10 प्लस 8 बाई 2, और एयर कैपेसिटी क्या होगा, A/9 नैनो फैरड। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, A माने 1 है यहाँ पे। अब बच्चों ये 18/2 9 हो गया, 1/9 नैनो फैरड, और कट के क्या हुआ 1 नैनो फैरड। मान लो यही पेपर में आ जाए, अच्छा सवाल है, अच्छा नंबर है, 1 नैनो फैरड आ रहा है, ऑप्शन दे दे, यही सवाल ही दे दे, पूरा कुछ ना बदले, पढ़े रहोगे तो खुश हो जाओगे, चलो एक आंसर तो मिला डायरेक्ट, 1 नैनो फैरड हो गया। चलिए बच्चों आप लोग अब बताइए कि इस तरह के कैपेसिटर के बात कर पाएंगे, लगा लेंगे। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला तो हो गया। अब अर्थड कैपेसिटर, आइसोलेटेड हो गया ना, अब किसका नंबर आया, अर्थड कैपेसिटर। अब पढ़ेंगे अर्थड कैपेसिटर। अब आप लोग 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक, अब इसके बाद फिर आएँ तो इसके अर्थिंग कैपेसिटर पढ़ा के पैरेलल प्लेट शुरू करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक बच्चों।